वेलकम टू द मयूर क्लासेस। नमस्कार, नमस्ते, वनकम, सत श्री अकाल। सब कैसे हो? सब अच्छे से हो? थोड़ी सी तबीयत खराब है, जिससे मेरी वॉइस में भी या बीच में खा सकती हूँ। ये सब चलेगा, प्लीज कोऑपरेट। एंड सिटीजनशिप थोड़ा बहुत रह गया, आई नो, बट फंडामेंटल राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत एग्जाम्स आ रहे हैं अभी, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं। फंडामेंटल राइट का एक एक वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन कि लक्ष्मीकांत में हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बट फंडामेंटल राइट से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कभी कभी केस स्टडीज उठानी पड़ती है, कहीं लॉज लगते हैं, कब क्या हुआ। इट्स अ वेरी टू मच इम्पोर्टेंट चैप्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये पार्ट थर्ड में है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये आते हैं आर्टिकल 12 to 35। फंडामेंटल राइट्स पे ना बहुत लंबी वीडियोस बन सकती हैं, बहुत ज़्यादा बनेंगी, नो इश्यूज, हम सब कवर करेंगे। इन दिस रिगार्ड, अब ये हमने कहाँ से लिए थे? पहली चीज पार्ट थर्ड, सेकेंड चीज आर्टिकल 12 to 35, थर्ड चीज ये हमने यूएसए से लिए थे, बिल्स ऑफ राइट करके। वहाँ पे यूएस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल्स ऑफ राइट करके इसको डाला गया। अब पार्ट थ्री, ये राइटली इसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मतलब ये हम लोगों को ना एक राइट्स देता है, हम अच्छे से जिंदगी जी सके उन सब के बारे में। ये बहुत लंबे हैं, जस्टिसिएबल है। अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं कि हमारा ऐसे ऐसे फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और हमें जस्टिस चाहिए, और हमें मिलता भी है। फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन मोर इलेबोरेटेड है, बहुत ज़्यादा है। इतना किसी भी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स को इतना इलेबोरेट नहीं किया गया है, इंक्लूडिंग यूएसए भी। यूएसए में बेशक हमने यूएसए से लिया, बट यूएसए में भी फंडामेंटल राइट को इतने ज़्यादा से इंक्लूड नहीं किया हुआ है। अब फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वन थिंग, मैं जो विजन की PT 365 है उसको शॉर्ट्स में डालूंगी, ताकि शॉर्ट्स जो है ना वो इजीली ग्रैबेबल हो जाती हैं। छोटी छोटी शॉर्ट्स डालूंगी, 3 मिनट की, 2 मिनट की, 2.5 मिनट की, ताकि आप इजीली देखो और इजीली समझ जाओ टॉपिक को। उसको मतलब एक फुल लेंथ वीडियो भी आएगी, प्लस उसके शॉर्ट्स भी आएंगे, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको इक्वलिटी मिलेगी, इस सारे इन सब के बारे में बात करता है। अब ये होल्ड करता है हर एक की इंडिविजुअलिटी को, इक्वालिटी को, डिग्निटी को, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को, यूनिटी ऑफ नेशन को। एक्चुअली मैं तबीयत बहुत खराब है। The fundamental are meant for promoting the ideal of पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये क्या प्रमोट करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। बनाया इसी चीज के लिए गया था कि हम सबको पॉलिटिकल, हमारी डिग्निटी, हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी सॉवरेनिटी को कोई हैम्पर ना करे, कोई नुकसान ना बनाए पहुंचाए। ये हमारी अथॉरिटी, रूल ऑफ द कंट्री, लिबर्टीज, फ्रीडम, हर चीज को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसका एक ही गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट एम क्या है? टू एम, दे एम एट एस्टेब्लिशिंग ए गवर्नमेंट ऑफ लॉज। लॉज बनाना, नॉट ऑफ मैन, आदमी मतलब लोगों को देख के नहीं, जो कलेक्टिवली क्या जरूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से। अब फंडामेंटल राइट्स, दे आर गारंटीड, प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लॉ ऑफ द लैंड है, मतलब ये जमीन है, इसके ऊपर ही सारे लॉज बने हैं। इट्स अ बेस, और दे आर फंडामेंटल आल्सो इन द सेंस ऑफ मोस्ट एसेंशियल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही है उन सब में फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड है।
मटेरियल हो, इंटेलेक्चुअल हो, मॉरल हो, स्पिरिचुअल हो। अब जो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में आता है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बीच में आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30 के बीच में, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। राइट टू प्रॉपर्टी ये डिलीटेड है, ये अब किसी और चीज में डाला गया है। हम इसको जैसे जैसे डेप्थ में पढ़ते जाएंगे हमें चीजें समझ आती जाएंगी। अभी मैं इस चीज को पूरा ओपन अप नहीं करूंगी, ठीक है। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी आ गया ना, डिलीटेड है। कब डिलीट हुआ था? बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, और इसको एक लीगल राइट बनाया गया था। इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो अब हमारे 6 नहीं, सॉरी 7 नहीं, अब सिर्फ 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो डिलीट हो गया है अंडर आर्टिकल अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट। नाउ इट इज अ लीगल राइट। बहुत बारी ये क्वेश्चन आता है, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट और नॉट, ठीक है। और उसका आपको अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल दे दिया जाएगा और कौन से पार्ट में है, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब फीचर्स क्या है? कुछ राइट्स जो है सिर्फ सिटीजन्स के पास है, ठीक है। सिर्फ सिटीजन, जो सिटीजन्स हैं इंडिया के उन्हीं के पास है। कुछ राइट्स जो है कुछ राइट्स है जो दोनों के पास है, सिटीजन्स के पास भी है, फॉरेनर के पास भी है, लीगल हर लोगों के पास है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड कर टाइप के हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इनके ऊपर, ठीक है। और वो कौन डिसाइड करता है? इज नॉट डिसाइडेड बाय द रिस्ट्रिक्शंस जो है रीजनेबल और नॉट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स, कोर्ट्स नहीं डिसाइड करता है। दस दे स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ द इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में बैलेंस बना के रखता है एज ए होल। बट इंडिविजुअल लिबर्टी इज कंट्रोल, जो इंडिविजुअलिटी है वो कंट्रोल कैसे, सोशल कंट्रोल के बीच में ये बैलेंस बना के रखते हैं। ऑल ऑफ देम all of them are available against the arbitrary action of the state. However, some of them are also available against the action of private individuals. अब ये पब्लिक को भी इंश्योर करता है बट प्राइवेट को भी। कभी कभी ये प्राइवेट को क्या करता है, उनके लिए उनके खिलाफ कोई एक्शंस लेने हैं उनमें भी हेल्प करता है। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, कुछ लगता है उनकी कैरेक्टर में वो नेगेटिव है बट इट्स वेरी उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस है स्टेट के लिए। कुछ पॉजिटिव इन नेचर है, वो कंफर्म करते हैं, कंफर्मिंग सर्टेन प्रिविलेजेस ऑन द पर्सन, कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं पर्सन को। जस्टिसएबल है, अलाउइंग पर्सन टू मूव द कोर्ट्स, ये अलाउ करते हैं किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है वो जाके कोर्ट में जाके इन्फोर्स कर सकता है, एक अपील कर सकता है कि मेरा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है उसके रिगार्डिंग। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो अपेक्स कोर्ट है हमारा, सबसे सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे जाके डिफेंड कर सकता है। और कभी कभी अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, हमें हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टली भी वहां पे जा सकते हैं। बट अगर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं और हमारी वहां पे अपील नहीं सुनी जा रही है तो भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दे आर नॉट परमानेंट, कभी भी कोई भी राइट डिलीट हो सकता है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी कब डिलीट हुआ? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। अब क्या है? वो लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। कौन से पार्ट में है? पार्ट 12 में है। देखा कितनी चीजें कनेक्ट होती हैं।
दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बिग। अच्छा, अब इस चीज को जो है वो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, किसको ऐड ऑन कर सकते हैं, बट एक चीज याद रखना है, केशव नंदा पार्टी किस प्रियम्बल में पढ़ा था ना, जो जो भी चीजें हैं, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कभी भी हार्म नहीं होना चाहिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसको ध्यान में रख के हम लॉज बनाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को भी हम ऐसे ही बनाते हैं कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनमें कोई प्रॉब्लमेटिक ना आए। अब जो एक्सप्लेन है ये चैप्टर 11 में है, ये हम आगे करेंगे। दे कैन बी सस्पेंडेड, कुछ ये सारे फंडामेंटल सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। और कौन सा जो राइट है, सिर्फ दो राइट्स को, आर्टिकल 20 और 21 जो है ये सस्पेंड नहीं होता है। फर्दर द सिक्स गारंटीड आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर। आर्टिकल 19 कब 19 कब सस्पेंड होता है, जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड, मतलब वॉर लग गई है, ग्राउंड ऑफ वॉर, सॉरी, वॉर लग गई है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, बाहर से लोग आके हमें हार्म कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल 19 को भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, इंटरनल इमरजेंसी के थ्रू टाइम नहीं होता। द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, जो कहाँ पे डिटेल में है, चैप्टर 16 में। Their scope of operation is limited by Article 31A, serving of laws providing acquisition of states. Article 31A क्या कहता है, सेविंग प्रोवाइड करना स्टेट्स के बारे में। 31B किसके बारे में बात कर रहा है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स रेगुलेशंस इंक्लूडिंग नाइन्थ शेड्यूल। आर्टिकल 31C किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। ये आर्म कुछ एप्लीकेशन है जो सिर्फ आर्म्स फोर्सेस पे है, पैरामिलिट्रीज पे है, पुलिस फोर्सेस पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे है। बहुत ऐसी जो सर्विसेज हैं जो रॉ एजेंसीज हैं उन पे लगते हैं, उनके लिए कुछ आर्टिकल्स सस्पेंड है, ठीक है। वो कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट है, एब्रोगेट है बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 33। सॉरी, आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है। अब कुछ है, मार्शल लॉज है, मिलिट्री रूल्स है, वो मतलब कब इम्पोज होते हैं, जब इबनॉर्मल का सर्कमस्टांसेस हो, रिस्टोर ऑर्डर करना हो, आर्टिकल 34 में। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इस पे क्या इम्पोज किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी को। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, सेल्फ एग्जीक्यूटरी है। वाई if few of them can be enforced on the basis of a law made for giving effect to them, जो इफेक्ट देता है उस चीज को, वो कहाँ पे आता है, आर्टिकल 35 में। ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा पहला आर्टिकल स्टार्ट होगा 12, जो बात करता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट के बारे में, ये नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरा गला भी ब्रेक मैं जल्दी से ठीक करूँगी, और तबीयत ठीक करके धन। अब मुझे मतलब बहुत 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 काम करना है, बहुत वीडियोस बनानी है ऑन टाइम। इट्स वेरी अमेजिंग थिंग कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको ज़्यादा रिटेन होता है। तो मैं पढ़ा भी रही हूँ और मैं खुद को भी रिटेन कर रही हूँ। और मैं तो ये बोलूँगी कि मैं तो अपना फ़ायदा करूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर मेरे फ़ायदे के साथ आपका भी कुछ बेनिफिट होता है, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने आपकी कुछ हेल्प की। बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो विजन PT 365 पॉलिटिसाइजेशन ओके। और आर्टिकल्स को फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देख लो, कोई भी स्टेट PCS UPSC के एग्जाम, अभी CAPF का नोटिफिकेशन आया है, CGL का नोटिफिकेशन आया है, APFCs के भी फॉर्म्स आ जाएंगे।
तो बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, प्लीज पढ़ो क्योंकि ये नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे से हो। मेरा गला भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी फंडामेंटल राइट्स की। आज हम आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डिफिनेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट है क्या, इसको कैसे यूज करते हैं, क्या फंडामेंटल प्रोविजंस है, कंसर्निंग क्यों है फंडामेंटल राइट्स में, इन सब के बारे में। आर्टिकल 12 क्या करता है, डिफाइन करता है पर्पस ऑफ, पर्पस बताता है पार्ट थर्ड का क्या पर्पस है, क्या चीज़ें हैं जो 12 में हमें डिफाइन कर रहा है एक स्टेट को क्या करना है। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के। सेकंड बोल रहा है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, एक तो इंडिया सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है वो क्या है स्टेट गवर्नमेंट में। लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनसिपैलिटीज हो गई, पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गए, एक्सेट्रा, ये भी स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के अंदर आता है। फिर ऑल अथॉरिटीज दैट इज स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC, सेल, एक्सेट्रा। अब कुछ अथॉरिटीज है जो सैचुरेटरी है, कुछ अथॉरिटीज है जो नॉन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड बॉडीज कौन सी होती है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है। जैसे जो सैचुरेटेड बॉडीज होती है ना, वो क्या होती है, गवर्नमेंट ने बनाई है एक एक्ट पास करके। दूसरी जो बॉडी होती है नॉन सैचुरेटेड बॉडीज, वो कौन सी होती है? गवर्नमेंट ने तो बनाई है पर उनके लिए कोई भी एक्ट वगैरह या कुछ भी पास नहीं हुआ। अब स्टेट को वाइडर सेंस में जो इंक्लूड करती है एजेंसीज भी आ गई। इसके लिए क्या एजेंसीज कैन बी चैलेंज्ड इनटू कोर्ट्स, अगर एजेंसीज को भी चैलेंज किया जाता है कोर्ट में अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट इवन ए प्राइवेट बॉडी, जो सुप्रीम कोर्ट है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जो प्राइवेट बॉडी है या वर्किंग एजेंसीज है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट, जो मीनिंग ऑफ स्टेट में अंदर आर्टिकल आ रहे हैं 12 के, अगर वो हमारा फंडामेंटल राइट वॉलेट करते हैं तो उनके अगेंस्ट भी आप कोर्ट में जा सकते हो, बोल सकते हो कि हमारा ये वाला फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी आपका वॉयलेट हो रहा है तो आप वो जो भी आर्टिकल 12 के अंदर आ रहा है, आ रही है चीज़ें, नॉन सैचुरेटेड, सैचुरेटेड बॉडी, स्टेट लेजिस्लेटर, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ये सारी म्यूनसिपैलिटीज, ट्रस्ट वगैरह, इन सब के अगेंस्ट आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। अब आर्टिकल 13 क्या कर रहा है, डिक्लेयर करता है कि जो इनकंसिस्टेंट है, डेरोगेटरी है, फंडामेंटल राइट्स शेल बी वॉइड, ये वॉइड है, गलत है। मतलब इसको डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू expressly किसमें किया गया, for the doctrine of judicial review. The power has been conferred on the Supreme Court, Article 32, and the High Court's Article 236, that can declare a law unconstitutional invalid on the ground of contravention of fundamental rights. अब क्या होता है, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अब जो जजेस हैं उनसे भी कभी गलती हो सकती है, कुछ हो गया, कोई चीज़ आपको सही करनी है, दोबारा जुडिशियल रिव्यू करना है, तो इन दो आर्टिकल्स का सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल यूज करेगी, आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट कौन सा आर्टिकल यूज करेगी, आर्टिकल 226, और उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल राइट को या इनवैलिड जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। The term law in Article 13 has been given wide connotation as so as to include the following. अब लॉ, टर्म लॉ को क्या डिफाइन किया गया आर्टिकल 13 के अंदर, उसके अंडर क्या क्या है, परमानेंट लॉज इनैक्टेड बाय द, या तो परमानेंट जो लॉज होते हैं वो कहाँ पे इनैक्ट होते हैं, या तो पार्लियामेंट में होंगे या तो स्टेट लेजिस्लेचर में। टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस इशू बाय द प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नमेंट।
statutory instruments in the state, delegated legislation या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय लॉ रूल रेगुलेशंस नोटिफिकेशंस इन सब के बारे में नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ custom usage of any force of law इन सब के बारे में thus not only a legislation but any above of the can be अब ये जो जितनी भी ऊपर टर्म्स चार हमने टर्म्स पढ़ी ये भी अगर हमारा फंडामेंटल राइट वॉलेट करती हैं तो हम इनके अगेंस्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में और उसको चैलेंज कर सकते हैं अब इसके अंदर आर्टिकल 13 क्या है डिक्लेयर्स दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ अब ये क्या कहता है कि आर्टिकल 13 क्या डिक्लेयर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक लॉ नहीं है हैंस कैन नॉट बी चैलेंज ये चैलेंज नहीं हो सकती हाउएवर फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया कौन से केस में बताया केशव नंदा भारती केस 1973 वाला देखा कितना इम्पोर्टेंट है वहाँ पे पढ़ा फिर यहाँ पे प्रियम्बल में पढ़ा ठीक है ना उसमें क्या कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड हम इसको चैलेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज हो रहा है उसके चक्कर में तो हम उसको एक चैलेंज कर सकते हैं कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे एंड कैन बी डिक्लेयर्ड एज वाइड उसको जस्ट अ मिनट उसमें मतलब उसकी कमियां बता सकते हैं उसको चैलेंज कर सकते हैं सॉरी गला खराब है इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ गया अब फंडामेंटल राइट्स का टेबल देख लेते हैं राइट टू इक्वलिटी ठीक है इसके अंदर पहला जो है क्या क्या आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कौन सा आर्टिकल बात करता है आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कौन कर रहा है आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 और टू आर्टिकल 18 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है पर हर एक का अपना अपना एक प्रोविजन है 15 किसके बारे में बात करता है प्रोहिबिशन मना करना डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट है बिल्कुल आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन के रेस पे कास्ट पे सेक्स पे या प्लेस ऑफ बर्थ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आप कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे चाहे वो कोई भी मैटर है ठीक है कोई जैसी भी जॉब है वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी ये नहीं बोल सकते कि आप यहाँ पे लड़कियाँ काम नहीं कर सकती यहाँ पे ये है इक्वली आपको ट्रीट करना है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ हिज प्रैक्टिस आपको एबॉलिश करना है अनटचेबिलिटी को ये नहीं है उसको बढ़ावा देते गए कि हाँ शेड्यूल जैसे शेड्यूल कास्ट्स हैं शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके अगेंस्ट आपने छुआछूत का चीज़ें शुरू कर दी उनको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया उनको नीचा दिखाना शुरू कर दिया ये बिल्कुल भी नहीं करना है ओके ये हमारा मतलब इक्वालिटी लानी है तो ये किस में आता है आर्टिकल 17 में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट अच्छा टाइटल्स मना है आप किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं दे सकते हो सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़ के मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़ के कर्नल जनरल ऐसे टाइटल्स दे सकते हो बट ऐसे ही कोई जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे ईपीएफओ का एग्ज़ाम दोगे आप अकाउंट ऑफिसर्स हो तो आप अकाउंट ऑफिसर डैश डैश नहीं कर सकते मतलब जो भी एक्स वाई जेड आपका नाम होगा डैश डैश होगा तब भी मैंने बोला
या कोई आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस है तो उसको ये नहीं बोल सकते आईएएस दिस पर्सन, नहीं, वो सिंपल नाम ही लिखेगा सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़ के। फिर सेकंड है राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 से 22 की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग ऑफ फ्रीडम। 6 राइट्स है फ्रीडम को लेके, ठीक है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन। हमारे पास 6 राइट्स है। हम बोल सकते हैं, हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, मूवमेंट चला सकते हैं, रेजिडेंस कहीं रह सकते हैं, प्रोफेशन जो चाहे वो प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं। ये आता है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 क्या बात करता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन और ऑफेंसेस। हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कोई ऑफेंस हो रहा है उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ कोई ऑफेंस हो रहा है तब। ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 हमें प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 21 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। 21 के अंदर इतने आर्टिकल्स आते हैं, इतने, मतलब राइट टू स्लीप तक। अगर कोई आपकी नींद खराब कर रहा है ना तो अब आर्टिकल 21 के अंदर अगर कोई आपकी नींद खराब कर रहा है, आपकी प्राइवेसी को हैम्पर कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो कोई नींद खराब करता है ना तो बोल दो भाई आर्टिकल 21 लग जाएगा, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है। फिर इसके अंदर ही आता है 21A, जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है। इसको इन डेप्थ हम अंदर पूरा पढ़ेंगे, ये जस्ट टेबल है, ये याद होना चाहिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आपकी प्रोटेक्शन या अरेस्ट को लेके या डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आपको डिटेन कर दिया, किसी लॉ के चलते आपको अरेस्ट कर लिया, तो आपको वहाँ पे भी आपको अरेस्ट क्यों हुए हो, किस वजह से हुए, क्या डिटेंशन, कुछ सर्टेन केसेस में आपको छूट मिलती है। वो कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 22 में। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आर्टिकल 23 और 24 इसकी बात करता है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, प्रोहिबिट करना ह्यूमन बींग्स को या फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिट करना ह्यूमन ट्रैफिकिंग। गर्ल्स की ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, ये मोस्ट ट्रैफिकिंग है। और उनको फोर्स्ड लेबर बनाना, ये आर्टिकल 23 में जस्ट मतलब प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप ये काम नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आप कहीं पे भी बच्चों को फैक्ट्रीज में या कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट में प्रोहिबिट करोगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे। ये नहीं है 4-5 साल का बच्चा वो फैक्ट्रीज में लगा हुआ, नहीं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोपोगेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेटिंग प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। 25 किसकी बात कर सकता है, आपका जो मन है, जो रिलीजन आपको ऑप्ट करना है, जिस रिलीजन में जाना है, जिस रिलीजन की पूजा करनी है, आप कर सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको कोई भी स्टेट या सेंटर आपके ऊपर आगे केस नहीं कर सकती है। फिर आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप मान लो हिंदू हो, बट अब जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है, आपको रोज़े भी रख रहे हैं, तो यू कैन डू, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप क्रिश्चियन हो बट आपको गीता पढ़नी है, यू कैन, आपको कोई मना नहीं करेगा। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी टैक्स की प्रमोशन करना या रिलीजन को, तो वो किस में आता है, आर्टिकल 27 में। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 28। आपको फ्रीडम है, आप कोई भी रिलीजियस प्लेस या रिलीजियस वर्शिप्स कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं कर सकता। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से लेके 30 के बारे में बात करता है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्पिरिट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है। फिर राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 के बारे में बात करता है। माइनॉरिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या है, कुछ रेमेडीज हैं। अगर कोई जुडिशियल रिव्यू कोई चीज़ गलत हो जाती है तो ये इन रेमेडीज को यूज़ करके, रिट्स को लगा के, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ, जैसे हिबिस कॉर्पस है, मिंडमिस है, प्रोहिबिशन है, कोवेरेंटो है, सर्जरी है, ये आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है जो हमने चीज़ें गलत की उनको सही कर सकते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स ऑफ फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स के लिए है, सिर्फ फॉरेनर्स के लिए है। फॉरेनर्स के लिए क्या क्या है, फंडामेंटल राइट्स ओनली टू सिटीजन नॉट टू फॉरेनर्स। पहले देखते हैं जो फंडामेंटल राइट्स किस किस को अवेलेबल है और फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 15 ये सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। Prohibition of discrimination on the basis of grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. In Article 16 equality, equal opportunity public employment में ये भी foreigners के लिए नहीं है। Protection of six rights of regarding freedom, कुछ भी बोल सकते हैं, स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंट, प्रोफेशन, ये कौन कर सकता है, सिर्फ सिटीजन कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, ये सिटीजन्स के लिए है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ये भी कौन कर सकता है, सिटीजन्स कर सकते हैं, फॉरनर्स नहीं कर सकते हैं। सीधे याद रख लो 15, 16, 19, 21 और 30, ये किसके लिए है, सिटीजन्स के लिए, फॉरनर्स के लिए नहीं है। अब ये जो बोथ दोनों के लिए है, सिर्फ एनिमी फॉरनर्स के लिए नहीं, एलियंस के लिए, एलियंस मतलब फॉरनर्स ही है, जैसे पाकिस्तान। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किसको मिलेगा, फॉरेनर्स को भी मिलेगा और सिटीजन्स को भी मिलेगा। बट जो हमारे एंटी है, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, उनको नहीं है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 20, ये किसको, फॉरेनर्स को भी है। बट जो एंटी इंडियंस हैं, पॉलिसीज चलते हैं या एंटी इंडियंस हैं, उनके लिए नहीं है, जो हमारे एनिमी हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये किसके लिए, फॉरेनर के लिए है और सिटीजन्स के लिए है। आपकी एंटी इंडियन पॉलिसीज जो चलाती है कंट्रीज, उनके खिलाफ, उनके लिए नहीं है, जैसे पाकिस्तान एंड चाइना। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आप फॉरेनर्स को भी दे सकते हो और सिटीजन्स को भी दे सकते हो, बट जो आपके एनिमी नेबर्स है उनको नहीं दे सकते हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, ये आर्टिकल 22 फॉरेनर्स को भी प्रोवाइड है, सिटीजन्स को भी। एक्सेप्शन किसके लिए है, जो वहाँ पे जो हमारे एनिमी नेबर है, पाकिस्तान है, चाइना है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये भी फॉरेनर्स के लिए भी है। ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट या चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 24। फ्रीडम ऑफ कंसर्न्स एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस वेयर, आर्टिकल 26। फ्रीडम ऑफ पेमेंट from payment of taxes, promotion of any religion, article 27. Freedom from attending we religious instructions or worship in certain educational institution, article 28, ये भी किसके लिए है, सिटीजन्स और फॉरेनर्स के लिए। अब हमारा क्लासेस, आई होप यू आर डूइंग वेल।
आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइट टू इक्वलिटी। पहले यहाँ से पहले हमने कवर किया था आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, जिसमें स्टेट के लॉज के बारे में पता था, स्टेट के बारे में पढ़ा। अब है इक्वलिटी। फर्स्ट लॉ है आर्टिकल 14 के अंदर आता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 क्या कहता है? हर पर्सन इक्वल है लॉ के आगे। ठीक है, लॉ से पहले पर्सन है, उसकी इक्वालिटी है, और ये हर एक को मिलता है विद इन द स्टेट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब किसी भी स्टेट, इंडिया की किसी भी स्टेट हो या टेरिटरी हो, पूरी इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर जो भी सिटीजन है या फॉरेनर है, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वलिटी मिलेगी बिफोर लॉ, लॉ के सामने। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स, यहाँ पे पर्सन किसको इंक्लूड किया गया है? स्टैट्यूटरी, कॉर्पोरेशन, कंपनीज, रजिस्टर सोसाइटीज और एनी टाइप ऑफ लीगल पर्सन्स को हमने बोला है। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कॉन्सेप्ट ओरिजिन कहाँ से है? ब्रिटिश ओरिजिन है। इस वाइल द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहाँ से लेके लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने लिया ब्रिटिश से, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने लिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो ये याद रखना, इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ओरिजिन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जो पहला कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो क्या कहता है? द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। कोई भी स्पेशल प्रिविलेज वहाँ पे नहीं होगा, उसकी एब्सेंस होगी। ठीक है, कोई कोई भी चीज़ है, कोई भी पर्सन है, उसको कोई स्पेशल प्रोविजन प्रिविलेज नहीं मिलेगी, वो इक्वली होगा, जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही वो है, जैसे बाकी सिटीजन्स हैं। अगर वो कोई पार्लियामेंट का एमपी है, एमएलए है, तो वो इक्वली ट्रीट होगा। The equal subjection of all person to the ordinary law of the land administered by ordinary law courts। दूसरा बोल रहा है इक्वली सबको ट्रीट किया जाएगा, किसी को अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा, चाहे वो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेटर हो, कुछ भी हो। नो पर्सन वेदर रिच, पोअर, हाई, लो, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ। लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है, पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है। द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑन द अदर हैंड क्या कहते हैं? द इक्वालिटी अंडर इक्वल circumstances both in the privilege conferred liabilities imposed by the law। अब जो इक्वल इक्वालिटी का जो ट्रीटमेंट है इक्वल सर्कमस्टांसेस के अंदर दिया जाएगा, चाहे वो प्रिविलेज्ड हो या लाइबिलिटीज उसके ऊपर इम्पोज्ड हो। द सिमिलरली एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ टू ऑल द पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। अब सारी चीज़ें सिमिलर एप्लीकेशंस हर एक के ऊपर सेम लॉ के साथ इम्पोज होगी। द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक जो जैसा है उसको वैसा ही ट्रीट किया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दस द फॉर्मर इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट वाइल द लेटर इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। जो पहले का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा नेगेटिव है, बाद वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पॉजिटिव है। हाउएवर बोथ ऑफ देम एम टू इस्टेब्लिश, अब दोनों का एम क्या है? इक्वलिटी में लाना। ठीक है, इक्वल इक्वल स्टेटस देना, अपॉर्चुनिटी देना, जस्टिस देना। द सुप्रीम कोर्ट, अब जो सुप्रीम कोर्ट है, हेल्ड वेयर इक्वल एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, हर एक का इक्वल और अनइक्वल डिफरेंट है। आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई, वहाँ पे आर्टिकल 14 नहीं अप्लाई होता। वाइल आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, कहाँ पे फॉरबिड है? क्लास लेजिस्लेशन में। और इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन ये होगा, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हो, यू आर द बॉस, तो आपको वैसा ही इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जैसे एक बॉस को मिलता है। और वहाँ पे ही कोई पेन है तो उसको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा जो जैसा वो पेन है। अब वो ये नहीं बोल सकता ना पेन कि मुझे बॉस की तरह ट्रीटमेंट दो, और बॉस ये नहीं बोल सकता मुझे पेन की तरह ट्रीटमेंट दो। कोई भी किसी की तरह नहीं बोल सकता। बॉस के ऊपर भी कोई हेड होगा, वो ये नहीं बोल सकता मुझे मेरे हेड की तरह ट्रीटमेंट दो। तो जो जिस पोजीशन पे है उसको इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा। बट द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी arbitrary, artificial and
ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, रादर इट शुड बी बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, मैंने बोला ना, बेस्ड ऑन इंटेंजिबल डिफरेंस एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शंस के बीच में। अब रूल ऑफ लॉ क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट, ये ही क्या है, एक एलिमेंट है ऑफ द कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ इज प्रोपाउंडेड बाय एवी डाइसी। इसको किसने प्रोपाउंड किया था? एवी डाइसी ने, जो ब्रिटिश जूरिस्ट थे। सॉरी, पूछ सकते हैं। अब रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल होने चाहिए लॉ से पहले। एब्सेंस एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी absence of arbitrary power, that is no man should be punished except for a breach of law। कोई भी आर्बिट्रेरी पावर, कोई भी मैन, जब तक उसने कोई लॉ को ब्रीच नहीं किया तब तक उसको कोई भी पनिश नहीं करेगा। इक्वलिटी द लॉ, दैट इज इक्वल इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल द सिटीजन्स, इक्वली सबको ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो ऑफिशियल है, हाई है, लो है, रिच है, पुअर है, to the ordinary law of the land administrated by the law or by the ordinary law courts। जो ordinary law courts एक rich के लिए है, वही poor के लिए है, एक high के लिए, एक low के लिए, सबके लिए equal है। The primacy of the rights of the individual, that is the constitution, is the result of the rights of the individual। अब जो constitution का जो rights है individual है, उसे enforced by the courts of law, इसको कौन enforced करता है? court of law, rather than the constitution being the source of। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारे हमारे सोर्स है, हमारे लॉज का सोर्स है। हमें हम लोग एक है, हमें जो राइट्स प्रोवाइड होते हैं वो कौन कर रहा है? सोर्स क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है ना। द फर्स्ट एंड द सेकेंड एलिमेंट आर एप्लीकेबल टू इंडियन सिस्टम। जो फर्स्ट और सेकेंड है वो इंडियन सिस्टम में है, नॉट द थर्ड वन। थर्ड वन को हम नहीं करते। द इंडियन सिस्टम, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सोर्स है इंडिविजुअल राइट्स का। The Supreme Court held the rule of law is embedded in Article 14। ये embedded है Article 14 में, ये basic feature है हमारे Constitution का। Hence it cannot be destroyed even by amendment। अगर हम जो ये it cannot be destroyed, ये destroy नहीं होता है through amendment। अब exceptions क्या है? The rule of equality before law is not absolute, ये absolute नहीं है। There are some constitutional and other exceptionals भी हैं, provisions हैं। The President of India and the Governor of State enjoys the following immunities। कुछ immunities है, कुछ उनको छूट दी हुई है अंडर आर्टिकल 361। इम्यूनिटीज हो गई, कुछ उनको प्रोटेक्शन भी है। The President and the Governor is not answerable to any court। जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है, ये किसी को भी आंसरेबल नहीं है, किसी भी कोर्ट में आंसर नहीं कर सकते। मतलब जरूरी नहीं है इनको कोर्ट में लेके जाए और इनको पूछा जाए फॉर द एक्सरसाइज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। इनकी ड्यूटीज को लेकर, इनकी परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी इनको कोर्ट में नहीं लेके जा सकता अंडर आर्टिकल 361। याद रखना। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होती इनके ऊपर, कोई प्रोसेस नहीं है अरेस्ट का, इम्प्रिजनमेंट का, जब तक वो अपने टर्म में है। ठीक है। नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। रिस्पेक्ट एनी एक्ट डन बाय हिम इन पर्सनल कैपेसिटी वेदर बिफोर और आफ्टर ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस। जब तक वो अपने ऑफिस में है, ऑफिस के बाद द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स नेक्स्ट, मतलब 2 मंथ के, जब जैसे उनका टेन्योर खत्म होता है 2 मंथ आफ्टर उनको नोटिस डिलीवर हम कर सकते हैं। ये किसके अंदर उनको इम्यूनिटीज मिली है? अंडर आर्टिकल 361। नो पर्सन शुड शैल बी लायबल। अब कोई भी पर्सन लायबल नहीं है यानी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर में काम करते, रेडियोज में, टेलीविजन, ट्रू रिपोर्टर्स है, प्रोसीडिंग आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट करेगा, कोई भी उनके ऊपर जाके नहीं बोलेगा। वो या तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट करेगा, लेजिस्लेचर करेगा, या स्टेट में करेगा, या स्टेट का करेगा या सेंटर का करेगा। ये आर्टिकल 361 ए है।
के अंडर आता है। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब जो कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का वो लायबल नहीं है किसी प्रोसीडिंग के लिए इन कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड, अगर उन्होंने कुछ भी कहा है या और एनी वोट गिवन बाय हिम, कोई वोट दिया गया है पार्लियामेंट में, एनी कमेटी उनके खिलाफ नहीं बोला जाएगा। आर्टिकल 105, नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ a स्टेट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग, किसी भी लेजिस्लेचर के मेंबर के ऊपर स्टेट कभी भी प्रोसीडिंग नहीं कर सकता, कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। उन्होंने अगर कुछ कहा है, वोट दिया है किसी को लेकर, ये नहीं है आपने इसको क्यों वोट दे दिया, उसको कोई केस नहीं उनके ऊपर हो सकता अंडर आर्टिकल 194। आर्टिकल 31C क्या कहता है, इज एन एक्सेप्शन ऑफ टू आर्टिकल 14, ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 की। It provides that that the laws made by the state for implementation of DPSP contained in clause B or clause C of Article 39 cannot be challenged on the ground that they are violated of the Article 14. The court held where Article 31C comes in, Article 14 goes out. जब Article 31C की बात आएगी, Article 14 वहाँ से चला जाएगा। The foreigner sovereigns, rulers, ambassadors, diplomats enjoy immunity from criminal and civil proceedings. जो फॉरेनर्स हैं या रूलर्स हैं या एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, इन्हें भी इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से। द यूएनओ एंड इट्स एजेंसी जो है उसके इंजॉय द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जो यूएनओ है या फिर उसकी एजेंसीज हैं वो भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इंजॉय करती हैं। ये है हमारा आर्टिकल 14। दैट्स इट। कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15। तो थोड़ा गला भी ठीक हो जाएगा और एक एक घंटे की वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।